बच्चों नमस्कार। मैं अंजू मीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है संवेदी प्रक्रियाएं, अवधान और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ऐसी अनुभूति, ऐसा एहसास है जिसका स्रोत हमारी इंद्रियां होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 मुख्य इंद्रियां हम बचपन से पढ़ते आए हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों में देखते भी हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। इन्हीं के द्वारा हम संवेदनाएं ग्रहण करते हैं और अपने बाहरी परिवेश को भलीभांति जान पाते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, क्या है संवेदना और कैसे होती है संवेदी प्रक्रियाएं। संवेदना एक प्रक्रिया है जिसमें संवेदी न्यूरॉन की उत्तेजना द्वारा तटस्थ आवेग बनते हैं। हमने यदि किसी वस्तु को देखा तो ये अंदर हमारे एक दृश्य के रूप में समझ में आता है और इसमें शरीर के अंदर या बाहर की स्थितियों की जानकारी के परिणाम स्वरूप होता है। प्रत्यक्षीकरण में हम प्राप्त ज्ञान की समुचित रूप से व्याख्या करते हैं। हमने जो इंद्रियों से संवेदनाएं प्राप्त की, उन सब का हम प्रत्यक्षीकरण यानी कि देखकर, समझकर ज्ञान प्राप्त करना, उसकी व्याख्या करना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना के बिना हम किसी वस्तु को, प्रक्रिया को समझ नहीं सकते। संवेदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे कि ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये सब ऊर्जा के रूपों का आपस में ट्रांसफर होना होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश तंत्रिका आवेगों में बदल जाता है, जिसके द्वारा हम संवेदी घटनाओं के संकेत अपनी प्रणाली में देते हैं, जो मस्तिष्क द्वारा प्रक्रमित होते हैं। हम बाहरी वातावरण से अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको हमारा मस्तिष्क जो है वो समझ के साथ एक इमेज प्रकट करता है और हम उस वस्तु, घटना, व्यक्ति के बारे में भलीभांति समझते हैं। मौलिक मानव इंद्रियां, आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है आंख, दूसरी है कान, तीसरी है त्वचा, चौथा है नाक और 5वीं है जिह्वा। इन मूलभूत इंद्रियों से ही हम सब कुछ ग्रहण करते हैं। इनमें इंद्रियां हैं, आंख के लिए दृष्टि का काम होता है, कान जो है वो सुनने का काम करते हैं, त्वचा संवेदना का काम करती है, नाक सूंघती है और जिह्वा से हम वस्तुओं का स्वाद प्राप्त करते हैं कि वह वस्तु नमकीन है या कड़वी है या मीठी है। यहाँ ये इंद्रियां जो है वो इन उद्दीपनों के सहारे से काम करती हैं। जब हमारी आंखें किसी प्रकाश तरंग से टकराती है तो वह वस्तु के रंग और बनावट का अनुभूति हमको करवाती है। दूसरा है कान, जिसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम कंपन के द्वारा उस वस्तु की ध्वनि को सुन पाते हैं, जैसे कि आपस में बातचीत, संगीत और बहुत सारी भीड़ का शोर। त्वचा बाहरी स्पर्श से हमें वस्तु के नरम, कठोर, ठंडे, गर्म होने का आभास कराती है। नाक द्वारा हम वाष्पशील पदार्थ से गंध का अनुभव करते हैं। जब आप बच्चों पूजा पाठ में या मंदिर में जाते हैं तो वहां देखते हैं धूप बत्ती, अगरबत्ती की एक खुशबू वातावरण में फैली हुई होती है, क्योंकि वह वाष्पशील पदार्थ है और वह हवा विसरण के माध्यम से खुशबू फैलाने का काम कर रही है। इसको हम अपनी नाक से सूंघते हैं और जब हम किसी डस्टबिन, कूड़ेदान या गंदगी के आसपास निकलते हैं तो वहां पर हमें बदबू महसूस होती है। जिह्वा से हम वस्तु के स्वाद का पता लगा लेते हैं। तो ये जो मुख्य इंद्रियां हैं, इनके कार्य कैसे हमारी संवेदनाओं को हम तक पहुंचाते हैं, इसको हम और विस्तार से देखते हैं। पहला है दृष्टि। दृष्टि हम सबके लिए बहुत जरूरी है और अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य और जानवरों को जीवन में सभी बातों में लाभ होता है। हम अपनी आंखों के द्वारा दृष्टि से संसार की सब वस्तुओं को देखते हैं। जिन लोगों के पास में दृष्टि नहीं होती वो संसार को देख नहीं पाते, संसार की वस्तुओं का आनंद ले नहीं पाते हैं। हमारी आंखों के द्वारा दृष्टि का अनुभव करते हैं। आंख कैमरे की तरह प्रकाश को केंद्रित करती है और आसानी से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उनकी इमेज को देख पाते हैं। रंग अंधापन। बहुत सारे लोग हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाते। विटामिन ए की कमी से बहुत से लोगों को रतौंधी होती है, वो रंगों को नहीं समझ पाते। तो ऐसी रंग अंधेपन से ग्रस्त लोगों में हरे और लाल रंग का भेद करने में परेशानी
होती है। इसे रंग अंधापन या रतौंधी भी कहते हैं। श्रवण, कान से जो हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से सुन रहे हैं। मनुष्य के संप्रेषण में यह एक मुख्य संवेदी माध्यम है। जब किसी क्रिया द्वारा वस्तुओं में कंपन पैदा करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में जब विद्यालय प्रारंभ होता है, कालांश लगते हैं और छुट्टी होती है तो एक डोरबेल पे, घंटी पर धातु की होती है वह, उसे ऐसे टन 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 बजाया जाता है तो उस धातु की पट्टी पर कंपन होता है और उस कंपन से ही जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है उनके माध्यम से हम उसे सुन पाते हैं। स्वर मान, आरोह अवरोह, जितना ज्यादा कंपन उतना ज्यादा आरोह, ध्वनि ऊंची उठेगी, तेज आवाज आएगी, और जितना कम स्वरमान होगा उतनी ही ध्वनि धीमी हो जाएगी। तो ध्वनि के अवरोह या आरोह को स्वरमान कहते हैं और उच्च आवृत्ति यानी कि उच्च स्वरमान और निम्न ध्वनि की आवृत्ति यानी कि निम्न स्वरमान होता है, उसमें हमें कम सुनाई देता है और उच्च में हम ज्यादा सुन पाते हैं। तीव्र ध्वनि, ध्वनि को धीमा और तेज दो रूप में समझा जाएगा। तो जितने कम कंपन होंगे उतनी ध्वनि कम होगी और जितने तेज कंपन होंगे उतना ही तेज ध्वनि हमें सुनाई देगी। ध्वनि की तेजी को मापने की इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। यदि कंपन बहुत ज्यादा है तो दीर्घ आयाम की ध्वनि होगी, तेज ध्वनि होगी, और कंपन कम है तो लघु आयाम की ध्वनि होगी और उसको डेसिबल इकाई से नापा जाता है। तान स्वर, वह ध्वनि जिन्हें हम शोर कोलाहल कहते हैं, इसमें कई आवृत्तियां व्यवस्थित रूप से आपस में संबंधित नहीं होती क्योंकि शोर में कोई क्रम नहीं होता है। तेज तेज कंपन होता है, तेज तेज शोरगुल और अभिव्यक्ति के माध्यम से हम परेशान हो जाते हैं, जबकि यही ध्वनियां जब लयबद्ध होती हैं तो वो संगीत का रूप ले लेती हैं, तान या स्वर का रूप में ले लेती हैं। शारीरिक अभिविन्यास का तात्पर्य, इसका मतलब है गुरुत्व के संदर्भ में शारीरिक अभिविन्यास से है, विशेषकर हमारी सिर की स्थिति क्या है। लेटते टाइम, सीधे होते टाइम, ऊपर नीचे होते टाइम हमारे सिर की पोजीशन भी बदल जाती है। जब हम लेटते हैं तो धरातल के समानांतर हमारा सिर हो जाता है, खड़े होते हैं तो हमारा सिर भी हमारे साथ सीधा आकार में हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर का अभिविन्यास बदलता है और ऊपर नीचे झुकाव उसका बदल जाता है। शारीरिक स्थिति और शरीर के अंगों की गति का बोध, यह वह बोध है जो हमारी चालक क्रियाओं की संवेदी जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जब फोन की घंटी बजती है तो हमारे हाथ उसे उठाने के लिए कैसे फटाफट चले जाते हैं, और हमें जब पता है कि हमारा दोस्त सुबह 4 बजे की ट्रेन से आने वाला है तो जब वो 4 बजे आकर बैल बजाता है तो पूरे घर के लोग सोए हुए होते हैं, लेकिन हम फट से जाकर के उसका गेट खोल देते हैं या उस ध्वनि के प्रति संवेदनशील अत्यधिक रूप से होते हैं। तो यह हमारा शारीरिक स्थिति और उसकी प्रक्रिया में अंतर को बताता है। गंध का बोध, गंध बोध में जैविक रासायनिक क्रियाओं का एक क्रम संलग्न होता है और स्वाद बोध, इसके अंदर स्वाद प्राप्त करने वाली कोशिकाएं स्वाद कलिकाओं में होती हैं जो जिह्वा के ऊपरी तल पर होती है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं आगे, पीछे, दाएं, बाएं, और उनके अनुसार ही हम वस्तु के स्वाद का पता लगाते हैं कि वस्तु कड़वी है, मीठी है या तीखी है। स्वाद का संवेदीपन बाल्यकाल से ही विकसित हो जाता है। हम जब छोटे होते हैं 1-1.5 साल के, तभी से हम मीठा और तीखे का स्वाद पहचानने लगते हैं, और जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं तो इस स्वाद की अनुभव में कमी होती है और इसका कारण होता है अधिक मदिरापान, धूम्रपान, अम्ल या गर्म पदार्थ खाने से ये स्वाद कलिकाएं नष्ट हो जाती हैं और वृद्ध अवस्था में स्वाद को पहचानने में कठिनाई होती है। त्वचा के बोध, हमारी त्वचा में तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है जो किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में उत्तेजित हो जाता है और गर्म, ठंडे या दबाव की संवेदना प्रदान करता है। हम अपनी त्वचा के स्पर्श से जान जाते हैं, जैसे सुई लगती है तो हम तुरंत दर्द का अनुभव करते हैं, या हमारा कोई गर्म वस्तु पे हाथ लग जाता है तो हम अपने हाथ को तुरंत खींच लेते हैं क्योंकि हमें उसके तापमान का पता लग गया है। पीड़ा का बोध, पीड़ा हानिकारक उद्दीपनों से शरीर की उत्तेजित प्रतिक्रिया है। तीव्र पीड़ा तेज या अचानक उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है। आपने देखा होगा
हमारे परिवार के सदस्य को जब चोट लग जाती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा दोस्त बीमार हो जाता है तो भी हमें पीड़ा होती है, दुःख होता है। तो हमारे दुःख की जो पीड़ा है वो जिस व्यक्ति को हो रही है उसके हमारा कितना सामीप्य है वो हमारे परिवार का व्यक्ति है उस पर डिपेंड करता है। उसी के अनुसार हमें पीड़ा महसूस होती है। और एक अनजान व्यक्ति को चोट लगने पर हमारे अंदर भावना तो संवेदना तो होती है पर बहुत कम होती है। प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों के माध्यम से संवेदनाओं के द्वारा हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी व्याख्या करना, उसे समझना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना एक अवस्था है जिसमें तंत्रिकीय क्रियाएं उद्दीपन की प्रकृति के बारे में जानकारी का संकेत देती है और प्रत्यक्षीकरण अगली अवस्था है जिसमें एक वस्तु का एक आंतरिक प्रतिनिधित्व बनता है, एक व्याख्या या सरलीकरण बनता है। अर्थात संवेदना के माध्यम से जो हमने अर्जित किया उसको हम जब व्याख्यात करते हैं, सरलीकरण करते हैं तो वही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यह प्रतिनिधित्वकरण प्रत्यक्ष करने वाले बाहरी वातावरण का काम चलाओ वर्णन प्रदान करता है, यानी कि व्याख्या करता है। प्रत्यक्षीकरण साधारण संवेदी गुणों को वस्तु के प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषित करता है जिससे उसे पहचाना जा सके। यह उसका आउटर लक्षण को समझ लेता है, हमें समझा देता है ताकि हम उसको समझ पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा संसार की भौतिक वस्तुओं को दूर का उद्दीपन और रेटिना पर बनने वाली दृष्टिबिंब को निकट उद्दीपन कहते हैं। जो दूर संवेदना होगी तो उसे दूर वाला उद्दीपन कहेंगे और जो नजदीक होगा उसे नजदीक वाला उद्दीपन कहेंगे। प्रत्यक्षीकरण का प्रमुख कार्य निकटतम उद्दीपन के आधार पर दूर के उद्दीपन को निर्धारित करना है। जैसे मन की कल्पना से हम ये जान जाते हैं कि बाहरी दुनिया सच में कैसी है। जब हमने देखा कि मित्र धोखे करते हैं, मित्र हमारी वस्तुओं को चोर लेते हैं या कोई व्यक्ति हमें पीड़ा पहुंचाता है तो हम इन संवेदनाओं, इन प्रत्यक्षीकरणों से ये जान जाते हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है। इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं और इसमें बुरे लोग भी रहते हैं। तो ये हम संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही जान पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था। प्रत्यक्षीकरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस व्यवस्था के सबसे सामान्य रूप को आकृति भूमि व्यवस्था कहते हैं। आकृति भूमि व्यवस्था में भूमि पर एक समानांतर स्तर होता है, फिर वहां पे एक आकृति का निर्माण होता है और उसमें उल्टा एक प्रक्रिया होती है, एक संवेदना का समूह बनता है और जिसमें संवेदना समूह वस्तुओं में या आकृतियों के समूह में आ जाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। उलट जाने वाली आकृति एवं भूमि। यहाँ इस तरह से आप एक आकार देख रहे हैं, दो व्यक्ति हैं जिनकी आंखों का सामना है, नाक का सामना है, मुंह का सामना है। तो यह उलट जाने वाली आकृति और भूमि का एक समूह बनाने का चित्र है जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किस प्रकार प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण के नियम। पहला है समीपता। दूसरे सभी समान कारक जिनमें एक दूसरे के निकट होते हैं वह एक समूह में जाने को प्रवृत्त होते हैं, अर्थात जो समीप समीप होंगे वो एक समूह बनाएंगे। दूसरा है समानता। यदि उनकी आकृति, आकार और रंग में समानता है तो वह भी एक समूह बनाने को प्रवृत्त होंगे। तीसरा है निरंतरता। यदि प्रत्यक्षीकरण का झुकाव सरलता और निरंतरता की ओर है तो यहाँ तक कि यदि कुछ बिंदु गोलाकार तरीके से बने हैं तो व्यक्ति उसे एक पूर्व व्रत ही समझेगा। बार बार यदि गोलाकार जैसे हैं तो पीछे जो व्रत है उसी के जैसे उस आकार को समझेगा, यानी कि एक समूह में समानता ढूंढेगा। पूर्ति, यह प्रवृत्ति है जो अधूरी है लेकिन पूरे रूप में समरूप आकृति को पूर्ण करती है। दूसरा है समान क्षेत्र। उद्दीपन जो एक समान क्षेत्र में पाए जाते हैं एक समूह की भांति दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जब एक जैसी गणवेश में प्रार्थना स्थल पर एक कतार में खड़े होते हैं तो वह सभी एक जैसे दिखाई देते हैं और उनमें एक समूह की चित्र प्रदर्शित होता है। यहाँ एक कतार में समूह जैसा बन रहा है, यहाँ भी समानता के रूप में समूह बन रहा है। यहाँ देखिए एक जैसी आकृति गोलाकार हो रही है और एक समूह का निर्माण बना रही है। प्रत्यक्षीकरण समूह के नियम कहलाते हैं ये सब। इसमें आपस में कुछ न कुछ समानता होती है। प्रत्यक्ष स्थिरता। वस्तु की आकृति, वस्तु का आकार, वस्तु की चमक। प्रत्यक्षीकरण समान रहने पर भी रेटिना पर बनी प्रतिमा बदल जाती है। यदि उनमें कुछ अंतर होगा तो समानता होने पर भी रेटिना पर उसकी इमेज अलग बनेगी।
गहराई का प्रत्यक्षीकरण, आधार, ऊंचाई। इसके अलावा वस्तु का जब एक विमीय, द्विविमीय से त्रिविमीय या चतुर्थ विमीय में जाने का रूप होता है तो उसमें एक गहराई का धारणा भी आती है। और गहराई के संकेत वातावरण और शरीर से दूरी, स्थान की मिली सूचना से मिले लक्षण हैं। संकेत जो केवल एक नेत्र पर कार्य करते हैं, इसको एक नेत्रीय संकेत, और जिन्हें दोनों नेत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें हम द्विनेत्रीय संकेत भी कहते हैं। एक नेत्रीय संकेत से हम एक तरफ का चित्र देख पाते हैं और उसकी गहराई और उसका आकलन भी इसी प्रकार से करते हैं। द्विनेत्रीय में हम पूरा 180 डिग्री तक का आकलन कर पाते हैं। अवधान। अवधान का मतलब होता है मन चेतना का एकाग्र रूप, ध्यान। अवधान की 3 संभावित क्रियाएं हैं, एक संवेदी पात्र, एक अनुक्रिया चयन जैसा और चेतना के एक द्वार जैसा। यह एक संवेदी पात्र है जिसमें संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, और साथ ही छन्नी जैसा है, जो संवेदनाएं हैं वो फिल्टर होकर हमारे अंदर आती हैं। दूसरा अनुक्रिया चयन जैसा है, हम उसमें से कुछ अनुक्रियाओं का चयन करते हैं। और चेतना के एक द्वार जैसा है, इसमें हमें कुछ चीजें चेतना यानी कि समझ के स्तर तक ग्रहण होती हैं। अवधान के निर्धारित तत्व हैं भौतिक कारक, जो बाहरी रूप से है। सारी दूसरी वस्तुएं समान होते हुए भौतिक कारक जैसे दोहराना, सहज अंतर, आकृति, आकार और चमक हमारे अवधान पर प्रभाव डालते हैं। हमारे ध्यान धारणा, मन स्थिति, मन चेतन पर भी ये प्रभाव डालते हैं। प्रेरक और अवधान। बहुत सी चीजें हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे अंदर एक उद्दीपन का काम करती हैं, प्रेरक का रूप में काम करती हैं। प्रेरक भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ उदाहरण है कि यदि आप भूखे हैं तो आपका ध्यान न खाने योग्य शब्दों की तुलना में अधिक खाने योग्य शब्दों पर जाएगा। यदि आपने सुबह से भोजन नहीं किया और सर कहें कि 1 घंटा और क्लास लगेगी तो आप बिल्कुल अरुचिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यदि वो कहें कि 15 मिनट बाद में हम सब भोजन करने चलेंगे तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसका मतलब अवधान पर ये सब चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं। अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में हम उसको सरलीकरण रूप से जान रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। और अति इंद्रिय का मतलब है कि इंद्रिय से अतीत, अर्थात इंद्रिय से भी कुछ ज्यादा। तो इंद्रियों के माध्यम से हम जिन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं उनसे भी बढ़कर यदि हम कुछ ग्रहण करें तो उसे कहते हैं अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, जिनमें एक योग्यता है जो उन वस्तुओं और घटनाओं का इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण करती है जिन्हें ज्ञात संवेदी क्षमताएं भी विस्तार से नहीं बता सकती। अर्थात सामान्य से अधिक चीजों को बताना, समझना अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। पहला है क्लियर वॉयंस। क्लियर वॉयंस एक ऐसी क्षमता है जिसमें दूरी या साधारण अवरोध जानकारी प्राप्त करने में या घटना का प्रत्यक्षीकरण करने में कोई बाधा नहीं डालते। इसके अंदर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं फिर भी आप दूसरे कमरे की स्थिति को जान लेते हैं, अर्थात इसमें दूरी कोई बाधा नहीं कर रहा, दीवार भी कोई बाधा नहीं कर रही है। दूसरी है टेलीपैथी। आप घर पर अचानक बैठे हुए थे और गणित का एक सवाल हल कर रहे थे, वो सवाल आपसे हल नहीं हो रहा था, तो आप कह रहे थे यार मेरा वो मित्र होता तो इस सवाल को जल्दी से हल कर देता। इतने में ही आप अभी सोच ही रहे थे कि अचानक वही मित्र आपके घर पर आकर डोरबेल बजाता है। आप गेट खोलते हैं और उसको सरप्राइज होकर देखते हैं। आप कहते हैं अरे यार तुम कैसे? तो वो कहता है मुझे लगा कि शायद तुम मुझे बुला रहे हो और मैं आ गया। ये टेलीपैथी है, दूसरे के विचारों को जान लेना। दूसरे व्यक्ति के विचारों का प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य के मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता टेलीपैथी कहलाती है। तीसरी अतीन्द्रिय योग्यता है पूर्व संज्ञान। आप में से बहुत सारे बच्चे जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक पाठ को पढ़ते हुए आप सोचते हैं काश यही आ जाए, इसी को पढ़ लूं मैं, और वो पढ़ भी लेते हैं। और कई बार संजोग से दूसरे दिन वही पेपर में आ जाता है। तो आगे की परिस्थितियों को पहले से ही समझ जाना या आभास कर लेना पूर्व संज्ञान कहलाता है। भविष्य की घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण या भविष्यवाणी करने की योग्यता पूर्व संज्ञान कहलाती है। चौथी अति इंद्रिय पावर या सामर्थ्य है मनोगति।
इच्छा शक्ति के द्वार निर्जीव वस्तुओं पर प्रभाव डालने का प्रयास करने की योग्यता कुछ विशेष व्यक्ति वस्तुओं को बिना स्पर्श किए केवल एकाग्र द्वारा ही हिला देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जादूगर दूर खड़े होते हैं, टेबल पर रखी वस्तु को वो अपनी मन की शक्ति से हिला देते हैं या उसको उसमें कंपन पैदा कर देते हैं। तो यह मनोगति अतीन्द्रिय का एक उदाहरण है। दैनिक जीवन में प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग, पहला है चक्षु साक्षी। जब कोई घटना या अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती है और जज के सामने उस केस को प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां उस घटना को देखने वाले व्यक्ति को चक्षु साक्षी कहते हैं और चक्षु साक्षी का बयान उस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्याय प्रणाली में चक्षु साक्षी का सत्य कथन ही निर्णय की कुंजी होता है। न केवल वकील और पुलिस अधिकारी चक्षु साक्षी के सत्य कथन पर तीव्र बल देते हैं, अपितु उनको यह विश्वास भी होता है कि वह जो कह रहा है वो सत्य ही है, क्योंकि चक्षु साक्षी उस घटना का एक प्रत्यक्ष साक्षी होता है, उसने उस घटना को घटित होते हुए देखा है। तो जज, पुलिस और न्याय प्रणाली उस पर विश्वास करती है और अपने फैसले को सुनाने में चक्षु साक्षी के बयान की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रयोग में लेती है। प्रत्यक्ष जागरूकता और सकारात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि कुछ लोग स्वयं को और दूसरों को असामान्य यथार्थता से देखते हैं। जब हम परिचित उद्दीपन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो वह अभ्यासिक अनुक्रिया होती है। हम कई बार लोगों के साथ में अच्छी संवेदनाएं प्रकट नहीं करते हैं, तब हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। जब एक उद्दीपन बिना किसी परिवर्तन के बार बार होता है तो हमारी अनुक्रिया अभ्यासवत हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो शुरू में हमें बहुत कठिनाई आती है, चोट लगती है, बार बार हम परेशान होते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि घंटी बजानी है या ब्रेक लगाना है या पैडल देना है। लेकिन जब उसको हम बार बार करते हैं तो हमारी अनुक्रिया अभ्यासवत हो जाती है। बाद में हम इन पर ध्यान नहीं देते, वो स्वतः ही एक के बाद सब प्रक्रियाएं सेट हो जाती हैं, अर्थात हमारे वो आदत स्वभाव में शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार संवेदी प्रतिक्रियाएं हमारे अवधान और प्रत्यक्षीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनके माध्यम से हम बाहरी परिवेश को भलीभांति जानते हैं। संवेदनाओं के लिए इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है और अवधान और प्रत्यक्षीकरण की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। धन्यवाद।